नमस्कार दोस्तों, आज हम इतिहास के अगली कड़ी में बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में सत्ता को स्थापित करते हैं। किसको पराजित करते हैं? नंद वंश के जो अंतिम शासक घनानंद थे। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे उनका नाम था चाणक्य। चाणक्य वही थे जिनको घनानंद ने अपमानित करके अपने भरी सभा से उनको बाहर निकाल दिए थे, और उसी का बदला लेने के लिए चाणक्य ने एक ऐसे प्रतिभा को खोज रहे थे जो उसके शासन को समाप्त कर सके। एक ऐसे राजा की तलाश में थे, और चंद्रगुप्त मौर्य उनको बालक के रूप में मिले थे। और कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने इतनी अच्छी से ट्रेनिंग दी, शिक्षा दीक्षा दी, और उनको एक राजा बनाने का काम किए थे। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य को घनानंद को पराजित करके सत्ता पर स्थापित हो जाते हैं, तो वह अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाते हैं, और जो राज्य था मगध का ही कहीं ना कहीं विस्तार था। यह भारत का ऐसा पहला संगठित साम्राज्य होगा जो निश्चित ही इतिहास के युग में एक नए बदलाव की तरफ आपको दिखाई दे रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो इनका शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक जाता है। इनके गुरु चाणक्य कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते हैं, और इन्हीं कौटिल्य और चाणक्य को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त ये एग्जाम में आते हैं कि विष्णुगुप्त को और किन नामों से जाना जाता है, तो चाणक्य और कौटिल्य के नाम से। चंद्रगुप्त मौर्य को जो यूनानी थे संड्रोकोटस के नाम से पुकारते थे। संड्रोकोटस इसलिए, देखिए यूनानियों से इनका संबंध बहुत पुराना है, क्योंकि इसके पहले भी नंद वंश के शासनकाल में सिकंदर आ गया था। सिकंदर के जो उत्तराधिकारी थे या फिर उनके जो आने वाले पीढ़ी के लोग थे, कहीं ना कहीं वह चंद्रगुप्त के समकालीन थे, और चंद्रगुप्त ने इनके साथ अपना किस तरीके का एक संबंध बनाएगा यह भी देखने को मिलेगा। नंद वंश का अंत कैसे होता है? नंद वंश का अंत इसलिए होता है, जो अंतिम शासक घनानंद था वो अत्यधिक मात्रा में टैक्स लगाता था, जो बहुत ही कठोरता तरीके से उसको वसूलने का काम करता था कि नहीं, मुझे टैक्स चाहिए तो चाहिए, चाहे किसी भी तरह से एन केन प्रकरण किसी भी तरीके से मुझे टैक्स चाहिए। और इससे जनता बहुत उस समय असंतुष्ट हो गई थी और मगध पर अधिकार कर ली। इसी के चलते मगध पर अधिकार हो गया 322 ईसा पूर्व में हमारा चंद्रगुप्त मौर्य का, और मौर्य युग का कहीं ना कहीं आरंभ होता है। ठीक है, जब मौर्य युग का आरंभ होता है तो चंद्रगुप्त अपने साम्राज्य का विस्तार पूरे भारत में करने का प्रयास करते हैं। और यह जो आप देखते हैं कि जो मगध साम्राज्य अपने बिहार क्षेत्र में था, वह किस तरीके से उठकर पंजाब के और कहीं ना कहीं पंजाब तक इसका विस्तार होता है, और आगे संधियों के द्वारा इनको बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के भी प्राप्ति होगी। ठीक है, सिंधु घाटी पर नियंत्रण। सिंधु घाटी वही है जिसपे सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण हुआ था, और इससे जब यहाँ पे पंजाब पे जब अपना अधिकार जमा लेते हैं तो कहीं ना कहीं इधर से जितने भी आक्रमण होने रहते, इसके लिए एक सुरक्षा कवच यहाँ पे इन्होंने बनाने का काम किया। गंगा यमुना दोआब सम्मिलित था। पूरा ये जो गंगा यमुना का पूरा दोआब है, इलाहाबाद कन्नौज वगैरह का जितना भी रीजन है, कहीं ना कहीं ये पूरा इनके क्षेत्र में था, और पूरा ये फर्टाइल लैंड था, उपजाऊ भूमि थी, और जिनका इस पे कब्जा था, कहीं ना कहीं वहाँ पे जब टैक्स वगैरह इनको अधिक मात्रा में मिलता था, क्योंकि कृषि ही जो था उस समय का मुख्य पेशा था। अखिल भारतीय सत्ता की नींव रखेंगे। अखिल भारतीय सत्ता का मतलब है कि पूरे भारत के अंदर अपने साम्राज्य का विस्तार करने का जो पहला नींव रखते हैं, वह कहीं ना कहीं यह चंद्रगुप्त मौर्य ही है। ठीक है, सेलुकस से युद्ध करते हैं। सेलुकस वही है, सेलुकस निकेटर जो उत्तराधिकारी थे सिकंदर के। उसके बाद इनका जो युद्ध था, और इसी युद्ध में ये 305 ईसा पूर्व में, कोई पूछेगा कि सेलुकस से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध कब हुआ था, तो 305 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वह विजयी होते हैं, और संधि द्वारा युद्ध को समाप्त किया जाता है। और यह जो संधि की जाती है, कहीं ना कहीं इस संधि में बहुत ही इस मौर्य साम्राज्य को, चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, और यह राजनीतिक संबंध को स्थापित करने में भी यह संधि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है। किस तरीके का संधि होती है, क्या उसमें शर्तें होती है? अफगानिस्तान व बलूचिस्तान, देखिए अफगानिस्तान और बलूचिस्तान, ये आपका बलूचिस्तान और ये अफगानिस्तान कहीं ना कहीं अब जो है इनके अंडर में आ गया था, क्योंकि वो इस संधि के द्वारा उनको चंद्रगुप्त मौर्य को मिल गया। तो भारत के आगे सीमाएं बढ़कर कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य को ये चीजें प्राप्त हो गई थी। ठीक है,
500 युद्ध हाथी सेलुकस को, ठीक है ना, 500 युद्ध हाथी कहीं ना कहीं इनको दिए जाते हैं इस संधि के द्वारा, और वैवाहिक संबंध बनाए जाते हैं और राजनयिक संबंध, वैवाहिक संबंध हेलेना के द्वारा इनकी शादी की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये एक वैवाहिक संबंधों के द्वारा भी संबंध बहुत संबंध बेहतर होते हैं और यूनानियों के द्वारा, और यूनानी दूत भारत भेजा गया जिसका नाम था मेगास्थनीज को भारत में एक आमंत्रण मिला और वह कहीं ना कहीं भारत में आए थे। और मेगास्थनीज ने निश्चित ही, मेगास्थनीज के बारे में हम लोग देखेंगे कि वह एक यूनानी राजदूत थे और वह कहाँ पे जब भारत में वह आए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, तो वह पाटलिपुत्र में ही रहते थे और उनके द्वारा एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई थी जिस पुस्तक का नाम था इंडिका। मेगास्थनीज ने पुस्तक को उसको लिखा था, इंडिका को, और पूरे मौर्य प्रशासन का जो वर्णन मिलता है हमें कहीं ना कहीं इंडिका के माध्यम से ही मिलता है। शक्तिशाली सेना का उल्लेख इस पूरे मेगास्थनीज ने बताया है कि किस तरीके से मौर्य साम्राज्य के अंदर एक शक्तिशाली सेना रहा करती थी, ठीक है। अगर हम बात करें प्रशासन की बात, तो चंद्रगुप्त मौर्य में अभी एक केंद्रीकृत साम्राज्य था और पूरी तरीके से जो राजा था अपने अधीन पूरे सत्ता को रखा हुआ था। राजा ही सबसे सर्वोच्च शासक हुआ करता था। मंत्री परिषद भी होते थे, अलग अलग मंत्री हुआ करते थे। इन मंत्रियों का काम क्या होता था? समय समय पर सहयोग करना, राजा को सलाह देने का काम ये लोग करते थे। एक नया चीज इन्होंने डेवलप किया था, जासूसी व्यवस्था को। जासूसी व्यवस्था के द्वारा बहुत सारी चीजें कि राजा के समर्थन में कौन है, राजा के विपक्ष में कौन है, राजा के बारे में कौन अच्छा सोचता है, कौन गलत सोचता है, ये सब चीज जानने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जासूसी व्यवस्था को बहुत ही सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया गया। कठोर कानून व्यवस्था, अगर कोई गलत काम करते थे उनके लिए बहुत ही कठोर कानून व्यवस्था को लागू किया गया था। अगर हम बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो आपको पता है कि कृषि जो था वो मुख्य आय था, क्योंकि आपको ये पूरा हमारा गंगा यमुना का जो पूरा दुआब है वो कहीं ना कहीं इनके अधीन था। जब गंगा यमुना का दुआब इनके अधीन था तो कृषि क्षेत्र निश्चित ही बहुत ही बहुत ही फर्टाइल लैंड इनके अधीन था, तो कृषि बहुत ही उपजाऊ थी, और जब उपजाऊ थी तो इनको अधिक मात्रा में टैक्स वगैरह मिल रहे थे। और ये लोग भूमि पे टैक्स लेते थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। राज्य नियंत्रण में खदानें, जो खदानें हुआ करती थी जहां से लोहे वगैरह निकलते थे, जिससे टूल्स वगैरह बनाए जाते थे, और भी जो मिनरल्स निकल रहे थे, ये पूरा राज्य के अधीन हुआ करता था। व्यापार पर पूरा सरकारी नियंत्रण था। जो भी व्यापार रास्ते थे या फिर जो व्यापारिक कोई भी वस्तु एक्टिविटीज होती थी उसके ऊपर पूरा केंद्रीय शासन का एकदम अधीन होता था। जो भी उनका सरकार के लोग हुआ करते थे, अधिकारी हुआ करते थे, उससे पूरी तरीके से अपनी निगरानी बनाए रखे थे। एक तो और बहुत अच्छी चीज की गई कि माप तौल को मानकीकृत कर दिया गया, यानी कि जो बटखरे थे उसको जो भी मापने की जो भी चीज़ें थी, लीटर में, किलो में, जो भी चीज़ें थी, उसको बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से व्यवस्थित किया गया। तो निश्चित ही एक बहुत ही बदलाव हमें इतिहास के अंदर दिख रहा है। जो आज आधुनिक समय में हम लोग जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं उनकी नींव कहीं ना कहीं यहाँ पे पड़ती हुई दिख रही है, ठीक है। धर्म और त्याग, ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त जो थे वो पहले ब्राह्मण धर्म को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन बाद में जब जैन धर्म के एक प्रमुख समर्थक जो थे भद्रबाहु, इनके गुरु बन जाते हैं और भद्रबाहु के नेतृत्व में कहीं ना कहीं यह ब्राह्मण धर्म को त्याग देते हैं और जैन धर्म को अपना लेते हैं। और जब जैन धर्म को अपना लेते हैं तो कहीं ना कहीं इन्होंने सिंहासन को त्याग दिया, क्योंकि अब युद्ध तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जो जैन धर्म है वो अहिंसा की पाठ पढ़ाता है, किसी प्रकार की युद्ध का विरोध करता है। तो कहीं ना कहीं इनके द्वारा जैन धर्म में जब जाने के बाद इनको सिंहासन से, मोह माया से मुक्ति पाना था कि नहीं अब मैं ये सब काम नहीं कर पाऊंगा, तो इन्होंने क्या किया, सिंहासन को त्याग दिया और श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में है वहाँ पे प्रस्थान करते हैं और वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। और जैन परंपरा के अनुसार संलेखना एक प्रक्रिया होती है। संलेखना में क्या होता है कि जो भी जैन धर्म का उपासक होता है वो क्या करता है, जब उसको मृत्यु के कगार पे जाना होता है तो वो क्या करेगा कि पहले धीरे धीरे खाना पीना छोड़ देगा। भैया अब मैं नहीं खाऊंगा, मैं जैसे मान लीजिए कि पहले 10 रोटी खाता था अब 9 रोटी खाएगा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, फिर 8 रोटी कर देगा, फिर
6, 3, 2 ऐसे करते करते एक रोटी कर देगा और फिर बाद में जाते जाते बिल्कुल खाना पीना छोड़ देता है और वो अपने मृत्यु के कगार पे चला जाता है। इसी विधि को बोलते हैं संलेखना। ठीक है, तो कर्नाटक में इनकी मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व में और इनके जो बेटे होते हैं बिंदुसार वो इस सत्ता को प्राप्त करते हैं। बिंदुसार चंद्रगुप्त के ही पुत्र थे। 298 में ईसा पूर्व में सत्ता में आते हैं और 273 ईसा पूर्व तक सत्ता में बने रहते हैं। इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी जो आज का पटना है और इनको अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार को पूछ देगा एग्जाम में कि किस राजा को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है, तो बिल्कुल आपका सटीक आंसर होना चाहिए कि जो चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार थे उन्हीं को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का द्वितीय शासक इनको कहा जाता है क्योंकि चंद्रगुप्त इसके संस्थापक थे और उन्हीं के बेटे थे ये बिंदुसार। बिंदुसार ने साम्राज्य को सुरक्षित रखा। जिस तरीके से साम्राज्य उनको विरासत में मिला था उसमें बिल्कुल उसको जाने नहीं दिया, बिल्कुल सुरक्षित तरीके से रखा और कहीं ना कहीं अपना प्रभाव जो था वो दक्षिण भारत तक अपना प्रभाव बनाते हैं, दक्कन क्षेत्र को भी कहीं ना कहीं सम्मिलित करते हैं। सीमित सैन्य विस्तार मतलब बहुत ज़्यादा सैन्य का विस्तार नहीं करते। जो चीज़ें इनको विरासत में मिली थी उसको पूरी अच्छी तरीके से उसको संभाल के रखने का, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्थिरता, एक प्रशासनिक स्तर पे बिल्कुल स्थिरता देखने को मिलती है। अगर हम बात करें कि विदेशी संबंध कैसे थे चंद्रगुप्त मौर्य के, बिंदुसार के, तो जिस तरह से उनके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा विदेशी संबंध यूनानियों के द्वारा बना के रखे गए थे सेल्यूकस के द्वारा। फिर वहाँ से मेगास्थनीज को बुलाया जाता है एक जो राजदूत के रूप में आता है भारत में। कहीं ना कहीं बिंदुसार ने भी इसको काम किया। बिंदुसार के टाइम पे डायमेकस एक यूनानी दूत आया था, तो पूछ देगा कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। डायमेकस किसके शासनकाल में आया था, तो बिंदुसार के शासनकाल में। ठीक है, तो इनके साथ एक मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे और कहीं ना कहीं इन ग्रीक और यूनानियों के साथ इनका व्यापारिक आदान प्रदान होता था, इसलिए इनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं मौर्य साम्राज्य की बिंदुसार के शासनकाल में भी बनी रही। अगर हम बात करें कि कब इनकी मृत्यु हो जाती है, 273 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है और इन्हीं के पुत्र बिंदुसार के ही पुत्र होते हैं अशोक साम्राज्य। ठीक है, यही अशोक साम्राज्य को सुदृढ़ अवस्था में ले जाने का प्रयास करेंगे। अशोक को शक्तिशाली विरासत मिलती है जिसको निश्चित ही वह एक अलग तरीके से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अशोक ने पहले वो किस तरीके से हम देखेंगे कि अशोक जो थे एक बहुत ही पहले क्रूर शासक हुआ करते थे, हिंसा में विश्वास करते थे, एकदम कहते मैं पूरा हर राज्य को अपने में मिला लूंगा। लेकिन बाद में कलिंग वार के बाद किस तरीके से अपना धर्म परिवर्तन करके एक अलग ही कंसेप्ट देंगे, जिसको हम लोग आगे अशोक धर्म के एक अलग ही वीडियो में आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। अशोक धर्म को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, वहाँ पे क्वेश्चंस आते रहते। तो हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सरकारी एग्जाम एकेडमी के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। हम पूरे इतिहास को शुरू से एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, इस पूरे सेगमेंट को आगे तक कवर करूंगा। धन्यवाद।